रीड स्टेटमेंट्स ANR। जैसा कि मैंने कहा सबसे ज्यादा लेंदी, आज तक का सबसे ज्यादा लेंदी पेपर है ये EVS का। ये कथन A और R को ध्यान से पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। A क्या है भाई, सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। रेशम का जो कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म जिसको हम कह रहे हैं, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कहानी जब हम एनसीईआरटी पढ़ते थे तो मैंने आपको बहुत बार बताई है। वो जो सन्नी देओल की कोई मूवी थी ना, अभी मैं आजकल रील्स का जमाना है तो मैं रील भी देख रही थी, कोई तो मेरे सामने आ रहा था, है ना, कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो वैसी सी ही बात है सिल्क वॉर्म की, कि जो सिल्क वॉर्म होता है रेशम का कीड़ा, वो अपनी फीमेल वॉर्म को या अपनी पार्टनर को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर से पहचान लेता है ना। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है जी। तो कहीं से तो लेके आए हैं, यूएई से कोई स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम लेकर के आए हैं, है ना। रेशम के कीड़े के पास एक, अब ये परफ्यूम नहीं होता है, अभी पता लगेगा क्या चक्कर है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये बात एकदम सत्य घटना पे ही आधारित है, यानी ट्रू है। बात सही है ना। हाँ, अजय फिल्म, चलिए सब पता है आपको। देखिए फॉग है कोई कह रहा है, चलो आ जाओ इधर। फिर आते हैं, इसका रीजन क्या दिया है, सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर मेल्स बाय स्मेल। यानी कुछ मादा कीड़े जो होते हैं वो फेरोमोन्स या फेरीमोन्स हिंदी में कहें तो छोड़ते हैं, जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। यानी फेरोमोन्स क्या है, ये फेरोमोन्स या फेरीमोन्स एक तरह का हार्मोन है, एक तरह का केमिकल सिक्रेशन कह लीजिए आप, जो रिलीज होता है, जिसके माध्यम से जो मेल वॉर्म है, जो सिल्क वॉर्म है, उसकी वजह से उसकी गंध से पहचान लेता है कि किधर हैं आप, आपको ढूंढते हुए वो आ जाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। तो ये है, ये बात एकदम सही है। और इवन मेल्स और फीमेल्स में भी कई सारी प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन या एक गंध की वजह से जो मेल और फीमेल पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या यहां तक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर, दोनों बातें ठीक है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नहीं 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 भाई, दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। भाई जो आर है ये अब एक ही सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कथन और कारण के। तो कथन भी सही है कि जो सिल्क वॉर्म है वो खुशबू से, गंध से अपनी फीमेल की, मादा वॉर्म की, रेशम के कीड़े की पहचान लेता है दूर से कई किलोमीटर से। और इसका जो रीजन है वो ये है कि फेरोमोन्स होता है फीमेल वॉर्म में, जिसकी वजह से, उस गंध की वजह से मेल वॉर्म उस तक पहुंच पाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। यानी निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स कौन से हैं जहां पे बच्चा जो है सेंटर में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। अगर हम देखें यहाँ पे, देखो 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, सिंपल बात है भाई, हमें ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिन को रात कहे तो हम, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, कौन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। हम अपनी मर्जी से तो यहाँ एक 5वां आंसर नहीं बना सकते कि ये 5th ऑप्शन है और हम अपनी मर्जी से ABCD लिख दें यहाँ पे, है ना, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इन्हीं 4 में से कोई जवाब होगा, ठीक। तो अगर हम देखें 2 ही ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, तो लेक्चर मेथड को हटा देंगे, क्योंकि लेक्चर मेथड प्राइमरी लेवल पे, 1st to 5th लेवल पे जो ये लेक्चर मेथड है, जैसे मैं अभी डिस्कशन करके बहुत सारी बात कर रही हूँ, या लेक्चर मतलब वन वे हो जाता है एकदम, चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं, सबसे पुरानी विधि है। व्याख्यान विधि बहुत बोरिंग हो जाती है और बड़ी क्लासेस के लिए, ज्यादा लोगों को एक साथ बिठा करके समझाने के लिए ठीक रहती है, जबकि प्राइमरी लेवल पे 1:40 होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेक्चर मेथड को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहता, टीचर सेंटर्ड विधि है ये, चाइल्ड सेंटर्ड है ही नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, सर्वे हुआ, इन सब में फिर भी बच्चा एक्टिव रहता है, हालांकि डिमॉन्स्ट्रेशन में भी टीचर ज्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेशन के, देखो डिस्कशन तो पक्की बात है, बच्चों को चर्चा में तो शामिल करो। इवन आप खाने का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बच्चे से पूछो आपके घर में क्या खाना बना था, अच्छा आज टिफिन में क्या लाए हो, अच्छा छुट्टियों में घूमने कहाँ गए थे, तो चर्चा होगी, ठीक। सर्वे या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ए तो पक्का है कि ए तो होगा ही होगा, तो ए कहाँ है, ए ऑप्शन में है 2nd और 3rd में। तो ये तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, भाई जहां ए है ही नहीं ऑप्शन में उसको हटा लिया, क्योंकि ए तो निश्चित है, बाकी किसी का हमें पता नहीं, बट ए तो 100% आएगा और सी आएगा नहीं, तो जहां जहां सी है उसको हटा दिया। 1st और 4th में सी था। अब बचता क्या है, अब हमें चूज करना पड़ेगा, ए के साथ डी है और ए के साथ बी है,
ठीक, तो ए के साथ बी या फिर ए के साथ डी। अगर हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि की, तो जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि की बात करेंगे तो हमें एक चीज यहां पे समझनी पड़ेगी कि एक तो ये साइंस के क्वेश्चंस को या साइंस के टॉपिक्स को समझाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन विधि, और इसमें बच्चा कंपैरेटिवली कम एक्टिव है जितना कि वो सर्वे में या डिस्कशन में एक्टिव है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड की तरफ चला जाता है, पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड नहीं कहते इसको। और दूसरा, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो प्राइमरी में उतने प्रिवेलेंट नहीं होते उनके लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो सर्वे में यह है कि बच्चा 4 लोगों से सवाल पूछेगा, घर पे जाके पूछेगा, अच्छा दादी आपके समय पे क्या चलता था, कौन से सिक्के चलते थे। तो ए और डी जो है वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं। डिस्कशन और सर्वे के साथ जा रहे हैं कि आप बच्चे को 4 सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो सर्वे ही है ना, ठीक है ना, ये ऑफिशियल आंसर भी यही है आपका। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाक से देखिएगा और फिर समझिएगा। यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज। पीयर लर्निंग समझते हैं आप, यानी एक दूसरे के साथ छात्र सहपाठी शिक्षण। यानी हिमांशी की दोस्त है पूजा या मान लेते हैं कोई और नाम बता दो यार, प्रतिष्ठा, है ना। तो हम 3 दोस्त हैं, हम आपस में सीखते हैं एक दूसरे से। वो मुझे एक चैप्टर पढ़ा देती है, मैं उससे एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, और मैं उसको 2 चैप्टर पढ़ा देती हूँ। इस तरह से चलता रहता है, ठीक। तो ये है पीयर लर्निंग, ठीक है। विच स्ट्रेटेजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स। आपको ग्रुप बनाना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे समूह में सिखाने के लिए, ग्रुप में सिखाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर होगी। तो पहला ऑप्शन है मेक अ हेट्रोजेनस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। यानी भागीदारी और सहयोग के आधार पे कि बच्चे इन्वॉल्व भी हों, पार्टिसिपेट भी करें उस ग्रुप में और सहयोग करें, यानी इन्वॉल्व भी हों और कोऑपरेट भी करें, हेल्प भी करें एक दूसरे की। और कैसा ग्रुप होना चाहिए, हेट्रोजेनस। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है पेडागोजी में या ओवरऑल सीडीपी में भी, कि कैसा आपको समूह बनाना है, विषम समूह। जब भी समूह बनाने की जरूरत पड़े, ग्रुपिंग की जरूरत पड़े, तो 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। तो जब भी ग्रुपिंग की बात हो रही है या ग्रुप्स बनाने की बात हो रही है तो सिंपल बात है कि आपको होमोजीनियस नहीं, यानी समान क्षमताओं का ग्रुप नहीं। होमो का मतलब ही होता है सेम, है ना। हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी, यानी सेम सेक्स में इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन। लेकिन होमो का यहाँ पे जो है ग्रुप, हमें होमोजीनियस नहीं बनाना है जिसमें सारे सेम क्षमताओं के बच्चे हों। यानी मेरा मैथ्स अच्छा है तो बाकी सबका भी मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं। तो भाई अगर मुझे एसएसटी सीखनी होगी तो मैं किससे सीखूं। होमोजीनियस मतलब सब एक ही क्षमता के बच्चे हैं, जबकि हमको अलग अलग क्षमता के बच्चे चाहिए कि अगर मेरा मैथ्स खराब है तो वो मुझे मैथ्स सिखा दे मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड जो है, और मैं उसको विषम समूह में क्या होगा, अलग अलग क्षमता के बच्चे होंगे। कोई स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, तो सब एक दूसरे से सीख पाएंगे। जबकि सेम एबिलिटी वाले ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग हो जाएगी, ये कि डिफरेंट बच्चे हैं। तो ये एकदम राइट चॉइस है यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूं किसकी, ये जो आपका सेम एबिलिटी वाले ग्रुप्स को नहीं बनाना है, हेट्रोजेनस या मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी, यानी मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे हों, अलग अलग क्षमताओं के बच्चे हों, है ना। सेम एबिलिटी के नहीं, अगर सब सेम एबिलिटी के बच्चे होंगे तो कुछ नया सीख नहीं पाएंगे एक दूसरे से। तो ग्रुप्स हमेशा हेट्रोजेनस बनाने हैं, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। ये बात सही है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये सेम एबिलिटी ग्रुपिंग हो गई कि जिनकी इनकम सेम है उनको एक साथ डाल दीजिए। जो बच्चे जो है सेम जेंडर के हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियों का ग्रुप, लड़के हैं तो लड़कों का ग्रुप, लड़कियां हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट भी इवन हमारा ऐसे होता है कि लड़के हैं तो एक साइड, लड़कियां हैं तो एक साइड, जो कि एकदम खराब तरीका है ना। और मेक अ रोल नंबर वाइज ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा हमें कैसे पता चलेगा कि वो मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे हैं कि नहीं है। मेक अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन के 90% वाले बच्चों को ए सेक्शन में डाल दिया, बाकी को इसमें डाल दिया, डी में डाल दिया। तो ये होमोजीनियस ग्रुपिंग है, एकदम सही तरीका नहीं है, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही तरीका है, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग। सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। पोचमपल्ली पर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है भाई। 15 नंबर की पेडागोजी आएगी इसमें, और 15 नंबर का एनसीईआरटी से जो है आपकी समरी आती है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो हुआ, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। सिर्फ 2-3 साल के प्रीवियस ईयर कर लेने हैं, या फिर आप बैच में हैं तो बात सही है। पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटिफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। इट इज अ पार्ट ऑफ पोचमपल्ली। खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, इस बुनाई को भी के लिए विख्यात है, जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। जो पोचमपल्ली जगह है वो कहाँ है।
फटाफट से बताना है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटका में है। और अगर मैं यहाँ कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तब आप क्या चूज करेंगे ये बता दीजिए। अगर मैं यहाँ कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तो आप क्या जवाब देंगे ये बता दीजिए। फटाफट से बताना है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करना है। आंध्र प्रदेश, अब क्या जवाब रहेगा आपका? फटाफट से आंसर कीजिए, क्या आंसर आप देना चाहेंगे यहाँ पे? अगर हम देखें पोचमपल्ली कहाँ है, तो पोचमपल्ली तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है। अगर मैं कहूँ तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें पोचमपल्ली जो है। और पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, या वहाँ का वीविंग टाउन बोल देते हैं इसको, कि यहाँ पे बुनाई कढ़ाई बहुत होती है और अलग अलग धागों से सिल्क वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज हुआ जाता है। जो यहाँ की फेमस कढ़ाई है वो इक्कत कहते हैं आई थिंक उसको, या इक्कत कहते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बात हो गई। पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जो अपडेटेड एनसीईआरटीज हैं उनमें शायद आज से अगर आप चले जाएंगे 5-6 साल पहले जो मेरे सेशंस होंगे, तो उस टाइम पे आपको ये एनसीईआरटी में भी आंध्र ही लिखा हुआ मिलेगा। बट आज के समय अगर आप देखेंगे, या आज से जो ज़्यादा पुरानी वीडियोज़ नहीं है लेट्स लर्न पे ही वो देखेंगे, तो उसमें आपको तेलंगाना मिल जाएगा। तो ये तेलंगाना में है, ठीक है ना। फिर अलग हो गया था ना ये, तो तेलंगाना के अंदर आएगा पोचमपल्ली, जहाँ ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। एक आपका चैप्टर है प्रॉपर एनसीईआरटी में कि ये मुक्तापुर गांव में रहने वाली एक बच्ची है वाणी, और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। यानी बहुत ही जो अभी बात हुई कि ब्राइट जो थ्रेड हैं ब्राइट कलर के वो इसमें पाए जाते हैं, और अम्मा अप्पा और परिवार के साथ लोग बुनाई का काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो रंग बिरंगे धागे यानी कलर्ड जो आपके ब्राइट क्या कहेंगे थ्रेड्स हैं, लोग क्या करते हैं वीविंग का काम यानी बुनाई का काम करते हैं। बुनाई सुंदर होती है, अपने आप में यूनिक होती है। और ये जो गांव है वो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में आता है, कस्बे के पास है, जो ये मुक्तापुर विलेज की यहाँ बात हुई है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो इस बुनाई को भी, वीविंग का नाम भी क्या है, पोचमपल्ली ही है, ठीक है ना। जो ही करेंगे आपका डाउट सॉल्व, मैं एक बार टीम को बोलूंगी। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं, और मतलब ये बुनाई वाला। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि हमें ये 2-3 बातें यहाँ याद रखनी है। और अगर हम देखें बुनाई का नाम भी यहाँ यही है, और अधिकतर घर में ये होता है। पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखे जाते हैं यहाँ पे, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना। और आपको भी बच्चों को क्या करना है, पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय, ये पहले पूछा जा चुका है, पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई, कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, जैसे कन्नौज क्या है इत्र के लिए फेमस है ना, और इत्यादि पर चर्चा करवाई जाए, डिस्कशन कराया जाए। और इसको क्या कहते हैं, इंडिजीनियस मटेरियल या इंडिजीनियस इवन टीचिंग एड्स को भी बढ़ावा दिया जाए, यानी जिनको हम देशीय क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं या सामान कहते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो लोकली बनाया जाए, जो आसपास से बनाया जाए। ठीक है जी, ठीक है समरेश, धन्यवाद। क्लियर है बात। तो इंडिजीनियस मटेरियल का इस्तेमाल करें टीचर भी अपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स को और बेहतर करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर आपसे मैप पे पूछ लिया जाए, जो कि एक क्वेश्चन है भी आगे, तो आपको अगर तेलंगाना की बात करें तो नेबरिंग स्टेट अगर पूछ ले तो आपको पता है यहाँ आंध्र प्रदेश है, इधर आपका ये उड़ीसा है, इधर कर्नाटका है, ऊपर महाराष्ट्र तेलंगाना है, ठीक। तो या इसी का जो नेबरिंग स्टेट है तेलंगाना का वो महाराष्ट्र है, नीचे तमिलनाडु। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होता ही है। चलिएगा, खैर अभी समझेंगे कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, देखना और फिर जवाब देना। इसमें क्या है, आपको 2 स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ना है, एक है स्टेटमेंट 1 और एक है स्टेटमेंट 2। तो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होगी, पेपर में समय नष्ट होगा पेपर को पढ़ने में, क्योंकि लंबा पेपर बना रहे हैं, यानी लेंदी पेपर बना रहे हैं, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स, यानी 6 थीम में बांटा हुआ है, बात तो सही है। वाटर है, रिलेशनशिप्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। ट्रांसपोर्ट नाम का कोई भी टॉपिक नहीं है, रिलेशनशिप भी अपने आप में अलग नहीं है, ये सब टॉपिक कह लीजिए आप एक तरह से, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो 6 थीम्स में बांटा हुआ है, बात ठीक है, लेकिन ये 6 थीम्स के नाम सही नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलग से नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे से याद कराया हुआ है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, सबसे पहले हम फूड से शुरू करते हैं, फूड, फैमिली या फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक।
द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू चिल्ड्रंस लाइफ, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई है। ये बात एकदम सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये 6 थीम्स हैं, इनमें से 2 थीम तो बिल्कुल ही गलत हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और सेकंड जो है वो ट्रू है, तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट। एंड थर्ड क्यों कह रहे हो भाई? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, दोनों कथन कैसे सही है? ईवीएस के जो 6 थीम हैं उसमें वाटर है, आपसी संबंध नहीं है, फैमिली है, परिवार है, आपसी संबंध उसके अंदर सब थीम में आता है। भोजन है, हाँ भोजन है, यातायात ट्रांसपोर्ट, चलो ट्रैवल को हम फिर भी मान लेंगे लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है फिर भी हमने मान लिया। आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, यानी शेल्टर भी है, चलो। एंड हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क नहीं है, थिंग्स वी मेक एंड डू है। तो इसमें 2 तो गलत ही दी हुई है बिल्कुल, अगर हम ट्रांसपोर्ट को मान भी लें, जो कि ट्रैवल के नाम से है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के नाम से नहीं है, ठीक, ट्रैवल अलग चीज हो गई यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज राइट बट 2 इज नॉट राइट एट ऑल। अब आपको पता है 6 थीम्स हैं, थीम्स के बेसिस पे चैप्टर को डिवाइड मतलब सिलेबस को डिवाइड किया गया है, ना कि सिलेबस वाइज रट्टे लगवाए गए हैं, क्योंकि ये थीम्स क्या है, इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चे को सिखाती हैं, उसकी सराउंडिंग एक साथ जुड़ी हुई है। जब वो पेड़ देखता है तो वो ये नहीं कहता ये ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके लिए वो उसके एनवायरमेंट का पार्ट है। तो एक साथ जोड़ करके बच्चे के जीवन से सिखाने के लिए 6 थीम्स बनाई गई हैं। आप साथ में बोल सकते हैं, है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अंदर कुछ सब थीम्स आती हैं, यानी इसके अंडर भी कुछ थीम्स आती हैं। ये मेजर थीम है जो 6 थीम्स है। अगर इन 6 के अलावा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए वो मेजर थीम में नहीं आएगा, मेन थीम में नहीं आएगा। फूड है ना भाई, फैमिली में रह के काम थोड़ी चलेगा, खाना भी चाहिए। अब फूड चाहिए तो फूड के बाद पानी भी पीना पड़ेगा, हालांकि पीना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं लोग, बट हम तो मान लेते हैं भाई पानी भी तो चाहिए होगा। फूड, वाटर, शेल्टर, रहने को एक घर भी चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ट्रैवल, घूमने का भी मन करेगा, पेड़ थोड़ी है हम एक ही जगह पे टिके रहेंगे। कौन सी मूवी का डायलॉग है बता दीजिएगा। थिंग्स वी मेक एंड डू, के कुछ काम हिल्ला भी देखेंगे भाई, है ना। थिंग्स वी मेक एंड डू, मेक एंड डू यानी काम जो हम करते हैं, ये है मेजर 6 थीम्स। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, सिंपल 6 थीम्स हैं। इनके अलावा जो भी है वो सब थीम है, या कई बार ऐसे ही फालतू में दे देता है थीम। तो थिंग्स वी मेक एंड डू है, ये नहीं है कि थिंग्स जो भी इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पे कि हाउ थिंग्स वर्क, ये थोड़ी कैसे काम करती हैं, जो हम चीजें बनाते हैं और करते हैं, यानी हमारा ऑक्यूपेशन।